इस समय सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भेदभाव होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में लुटियन क्लब के वकीलों का ही केवल बोलबाला है, क्या सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रवादी वकीलों को अपमानित किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, क्या बहुत सारे विषयों पे सुप्रीम कोर्ट का डबल स्टैंडर्ड होता है। इसके ऊपर मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल यह कहता है कि कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय जिसको भी सैलरी मिलती है वकालत नहीं कर सकता। तो मैंने पीआईएल फाइल किया कि सांसद विधायक को सैलरी मिलती है, उनको बाकायदा सैलरी स्लिप मिलती है, और केवल सांसद विधायक को सैलरी नहीं मिलती है बल्कि वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट भी मिलता है, आजीवन पेंशन भी मिलती है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति सांसद या विधायक है उसके वकालत करने पर रोक लगा दिया जाए। उस समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा सीजेआई हुआ करते थे, उनके साथ जस्टिस चंचूड़, जस्टिस खानविलकर बैठते थे। इन 3 जजों के बेंच के सामने मेरी पीआईएल आई, नोटिस तो किया, लेकिन 4 सप्ताह के बाद दोबारा डेट लगाया तो काउंटर का भी इंतजार नहीं किया और जजमेंट रिजर्व कर लिया। मैं कहता रह गया कि साहब काउंटर तो आने दीजिए, मैं उसका रिजॉइंडर दूंगा, इस पे पूरी बहस तो करने दीजिए। बोला नहीं, बहस की जरूरत नहीं है, रिटर्न सबमिशन दे दीजिए। और बाकायदा 40 पेज का जजमेंट पास कर दिया, रिपोर्टेबल जजमेंट है, और सांसदों और विधायकों के वकालत पे रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये मेरे साथ खुद का हुआ है। जबकि कड़वी सच्चाई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल कहता है सैलरीड पर्सन वकालत नहीं कर सकता, और सांसदों विधायकों को आज भी सैलरी स्लिप मिलती है। ऐसा नहीं कि पहले मिलती थी, आज भी मिलती है। दूसरा, मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया। मैंने कहा भैया ये बताओ, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा ही नहीं है। इसलिए मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया। पहली बार जब मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करो, आपकी जो पीआईएल है इसको मैं सरकार नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पास भेज देता हूं, वो इस पर कुछ विचार करेगा। 1 साल तक मैं बैठा रहा, कोई विचार नहीं हुआ। मैं फिर आया, मैंने कहा साहब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को कहते हैं कि 3 महीने के अंदर कोई फैसला करे। 3 महीने में फैसला नहीं हुआ। फिर मैं अगले साल आया। जब मैं तीसरी बार आया सुप्रीम कोर्ट इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज करने, तो जस्टिस नरीमन की बेंच ने कहा आप हाई कोर्ट चले जाओ। मैंने कहा साहब ये तो पूरे देश का मामला है, नेशन वाइड मामला है, ये कानून पार्लियामेंट में बना हुआ है, इसलिए हमको यहां सुन लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, आप हाई कोर्ट जाओ। मैंने कहा मैं कितनी हाई कोर्ट जाऊंगा? बोले कोई बात नहीं, आप हाई कोर्ट जाओ। फिर मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया, फिर देश के अलग अलग हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई, और फिर वापस मैं सुप्रीम कोर्ट को लेके आया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि अगर एक ही इशू के ऊपर 2 से ज्यादा पीआईएल हो अलग अलग हाई कोर्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो कहने का मतलब इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज करने के कारण लिए मुझे 3 बार सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके ये मामला चल रहा है और आज तक डिसाइड भी नहीं हुआ। हमने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज कर रखा है। मैं बार बार कह रहा हूं पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनाइए, उसके बाद जो करना है करिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक सुनवाई नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बाकायदा संविधान पीठ बना के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया, और माइनॉरिटी का दर्जा जब दिया उस मैटर में मैं बार बार कहता रहा पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, लेकिन नहीं, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करना। ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब आप इसको डबल स्टैंडर्ड मान लीजिए, या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज डरते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज आइडियोलॉजिकली कुछ और सोचते हैं, मुझे नहीं पता, ये आपका निर्णय है। जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया, 1995 का वक्फ एक्ट, और उस समय जब मैंने चैलेंज किया था उस समय भारत में वक्फ बोर्ड ने 20 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया था। आज की डेट में तो 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया। यानी अगर हमारी पीआईएल की सुनवाई उसी समय हो गई होती और वक्फ बोर्ड के ऊपर फैसला आ चुका होता वक्फ एक्ट के ऊपर, तो कम से कम 20 लाख एकड़ जो फालतू जमीन कब्जा हो गई वो शायद बच जाती। लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाओ। मैंने कहा साहब ये पार्लियामेंट का कानून है, लेकिन नहीं, हाई कोर्ट जाओ। मैं हाई कोर्ट गया, फिर देश के अलग अलग हाई कोर्ट में 150 पीआईएल फाइल हुई। उसके बाद फिर वापस में इसको सुप्रीम कोर्ट लाने की कोशिश किया, तो बोले नहीं नहीं, हाई कोर्ट में चलने दो। जबकि कड़वी सच्चाई है, अभी जो सरकार ने 2025 में वक्फ एक्ट बनाया उसके खिलाफ 1 दर्जन पीआईएल आई, तो सुप्रीम कोर्ट पीआईएल फाइल हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई किया, एक्ट के ऊपर स्टे भी किया। स्टे करने के बाद कुछ एक प्रावधानों पे स्टे हटाया, कुछ एक प्रावधानों पे स्टे जारी रखा। ये कड़वी सच्चाई है। अब आप तय कर लीजिए कि क्या हमारे साथ भेदभाव हुआ, क्या मुझे अपमानित किया गया, क्या मेरा मजाक उड़ाया गया, या सुप्रीम कोर्ट डबल स्टैंडर्ड करता है, कुछ जज डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। ये निर्णय आप करिए। मैंने आपको फैक्ट बता दिया कि मेरी पीआईएल आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। मैंने ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया तो मेरी पीआईएल को ट्रांसफर भी नहीं करने दिया, और आज भी
पूरे देश भर में लगभग 150 PIL वक्फ एक्ट से संबंधित पड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ 2025 वाले कानून को चैलेंज करने वाली 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान मैंने कहा था साहब जो पूरे देश भर में 150 पिटीशन है उनको भी वापस यहीं बुला लीजिए, तो भी मना कर दिया। और ये काम जस्टिस गवई साहब ने किया था, ये कोई किसी और नहीं, क्योंकि PIL जनरली CJI के पास ही जाती है। मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज किया। अयोध्या का जब मामला चल रहा था उसमें प्लेस ऑफ वर्शिप का कोई जिक्र ही नहीं था, टाइटल सूट था, वो कानून से बाहर था। लेकिन जबरदस्ती अयोध्या के जजमेंट में 4-5 पैरा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे लिखा गया। चलो ठीक है, फैसला आ गया। मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज कर दिया। चैलेंज करने के बाद आज 5 साल बीत चुके हैं। 2020 मैंने चैलेंज किया था। आज तक कभी 5 जजों की बेंच बना के उस पर सुनवाई नहीं हुई, उसका फाइनल हियरिंग नहीं हुई। नतीजा ये है कि निचली अदालतों में बहुत सारे स्थानों पे जजेस जो है वो कंफ्यूज हैं कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा कि नहीं लागू होगा। ऐसे बहुत सारी जगह कंफ्यूजन बना हुआ है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट केवल और केवल बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए हुआ था। ये हुआ था जिससे हम उनके द्वारा तोड़े गए मंदिरों को वापस न ले सके। और ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि ये बाबर के, औरंगजेब के काम को जो इलीगल काम था उसको लीगलाइज करने के लिए बना है। लेकिन नहीं, बाकी और मामलों में 3 जजों की बेंच बनी, 5 जजों की बेंच बनी, 7 जजों की बेंच बनी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में आज तक 5 जजों की बेंच नहीं बनी। तो फैसला आप करिए कि क्या भेदभाव होता है, क्या राष्ट्रवादियों को अपमानित किया जाता है, क्या यहाँ पे लुटियन क्लब के वकीलों का ही बोलबाला है, केवल उन्हीं की सुनी जाती है, ये फैसला आप करिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2012 में जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पे इसमें सेक्शन 1 सब क्लास 4 और 5 जोड़ दिया गया और मदरसों को बाहर निकाल दिया गया। मैंने इसको चैलेंज किया। हमने कहा साहब, राइट टू एजुकेशन का मतलब राइट टू इक्वल एजुकेशन होता है, इसलिए 8वीं तक सभी स्कूलों के लिए नियम कानून एक होना चाहिए, मदरसे बाहर नहीं होने चाहिए। मैंने PIL फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट जाओ। कितने आश्चर्य की बात है। और वो मामला आज भी मेरा हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैंने उसको ट्रांसफर करने की कोशिश किया तो ट्रांसफर भी नहीं हुआ, आज भी हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। कड़वी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के दायरे में आते हैं उनको 25% रिजर्वेशन नहीं देना पड़ता। तो हो क्या रहा है, हिंदू जो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं वो जानबूझ के अपने आप को बौद्ध लिख रहे हैं, वो अपने आप को जैन लिखना शुरू कर दिए हैं, वो अपने आप को सिख लिखना शुरू कर दिए हैं। क्यों? जिससे उनको 25% जो सीटें हैं वो गरीबों को न देना पड़े। अगर वो हिंदू रहेंगे तो उनको अपने स्कूल में 25% गरीबों को एडमिशन देना पड़ेगा, उनसे फीस नहीं लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप कुछ और हैं, माइनॉरिटी हैं, तो फिर आपको 25% रिजर्वेशन नहीं देना है, 25% गरीबों को एडमिशन नहीं देना है। ये चल रहा है भारत में, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके बैठा हुआ है। ऐसा डबल स्टैंडर्ड मैंने देखा नहीं। अगर ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं आप खुद सोच लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसे मामलों पे तत्काल सुनवाई होनी चाहिए थी। और फिर इसमें बात आ गई कि माइनॉरिटी कौन है। सारी समस्याओं की जड़ में जब माइनॉरिटी शब्द आ रहा है तो एक बार तो पहले सुप्रीम कोर्ट को माइनॉरिटी को ही डिसाइड कर देना चाहिए। 75 साल हो गए, 75 से ज्यादा फैसले आ चुके हैं माइनॉरिटी से संबंधित, लेकिन माइनॉरिटी कौन है इसको डिसाइड करने की सुप्रीम कोर्ट कभी हिम्मत नहीं कर रहा है, या कभी उसमें मतलब इच्छा शक्ति नहीं आ रही है, या करना नहीं चाहता है, या आंख बंद करके रखना चाहता, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। अभी नकली कफ सिरप पी के बच्चे मर रहे हैं, मैंने PIL फाइल किया। मैंने कहा कि भाई जो लोग मिलावटखोरी करते हैं, नकली दवाइयां बनाते हैं, इनको कंजेक्टिव सेंटेंस मिलना चाहिए। सजा 2 तरीके की होती है, एक होती कंजेक्टिव सेंटेंस, एक होती कॉन्करेंट सेंटेंस। कंजेक्टिव सेंटेंस में सभी सजा एक के बाद दो मतलब पहले एक सजा चलेगी, फिर दूसरे धारा की सजा चलेगी, फिर तीसरे धारा की सजा चलेगी। मैं मोटा मोटा ऐसे आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ 5 धारा लगी है और 5 धारा में एक धारा में 5-5 साल की सजा है, तो उसको 25 साल की सजा होगी। इसलिए अमेरिका में 100 साल की सजा होती है, 200 साल की होती है, 500 साल की होती है, 1000 साल की होती है, 10-10 हजार साल की सजा होती है, क्योंकि सारी सजाएं अलग अलग चलती हैं, सभी धाराओं की सजा अलग अलग चलती है। भारत में कॉन्करेंट सजा चलती है कि सारी सजा एक साथ चलेगी। मान लो 5 धारा में 5-5 साल की सजा है तो भारत में टोटल 5 साल की सजा होगी, वहीं अमेरिका में वो 25 साल की सजा होगी। मैंने PIL फाइल किया कि हमने कहा भाई जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जो घूसखोरी करते हैं, कमीशनखोरी करते हैं, दलाली करते हैं, कटमनी करते हैं, हवालाबाजी करते हैं, कबूतरबाजी करते हैं, नक्काली करते हैं, घटतौली करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, ऐसे लोगों को कंजेक्टिव सजा होनी चाहिए। इनकी सजाएं अलग अलग चलनी चाहिए। जितने धारा में इनको सजा मिले सभी सजा अलग अलग चलनी चाहिए।
मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीरता के साथ नहीं लिया। शायद अगर कंजेक्टिव सेंटेंस कर दिया होता तो ये जो बच्चे मर रहे हैं कप सिरप से पी के, ये नहीं मरते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया होता तो भारत में कानून का खौफ होता, लेकिन उस पर नहीं किया। ऐसे ही मैंने एक PIL फाइल किया धर्मांतरण की। धर्मांतरण वाली मेरी PIL जस्टिस MR शाह की बेंच में चल रही थी, बहुत अच्छा चल रही थी। जब कोर्ट नंबर 7 में थे तब उन्होंने नोटिस इशू किया। सुप्रीम कोर्ट में एक नियम है कि अगर जो जज उस पर पहली बार सुनवाई करेगा, जब तक रिटायर नहीं हो जाएगा वही जज लगातार सुनवाई करेगा। तो जब जस्टिस MR शाह कोर्ट नंबर 7 में थे तो वही सुनवाई कर रहे थे, कोर्ट नंबर 6 में आए तो भी वही सुनवाई कर रहे थे, कोर्ट नंबर 5 में आए तो भी वही सुनवाई कर रहे थे, कोर्ट नंबर 4 में आए तो भी वही सुनवाई कर रहे थे। क्योंकि जज के साथ साथ जज प्रमोट होकर एलिवेट होकर ऊपर की कोर्ट में जाएगा तो मैटर उसका उसके साथ ही जाएगा। कोर्ट नंबर 4 में जस्टिस MR शाह ने अटॉर्नी जनरल को हमारी PIL में कहा कि आप मैटर बहुत गंभीर है, कन्वर्जन का मामला है, आप इसमें रहिए। सॉलिसिटर जनरल को बोला आप भी रहिए। फाइनल हियरिंग की डेट फिक्स कर दिया। जानते क्या हुआ मेरे साथ? हमारी PIL को जस्टिस चंचूड़ ने अपने कोर्ट में खींच लिया। जब जस्टिस MR शाह ने फाइनल हियरिंग की डेट फिक्स कर दिया तो बाकायदा केस हंटिंग हो गई, बेंच हंटिंग हो गई। कभी ऐसा सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी हुआ नहीं था कि जज के रिटायर होने के पहले उसका केस किसी और जज के यहाँ चला जाए, लेकिन जस्टिस चंचूड़ ने काम किया। ये मेरे साथ हुआ है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि ये भेदभाव होता है कि क्या होता है, कैसे चलता है। इसी तरीके से मैंने सेकुलर शब्द को चैलेंज किया। मैंने कहा भाई जब इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के द्वारा किया गया कार्य भी गलत है। बहुत सारे उसमें मैंने आर्गूमेंट रखे थे। मैंने यहाँ तक कहा था कि मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया, सेकुलर शब्द नवंबर 76 में जोड़ा गया लोकसभा खत्म होने के बाद। तो ऐसे कंडीशन में ये पूरा जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया ये प्रोसेस ही गलत है। मैं सेकुलर शब्द के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से प्रियम्बल में जोड़ा गया ये गलत है। और उसके खिलाफ उस पर बड़ी करीब 20 और भी आर्ग्यूमेंट है। मैं अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, अलग से मैंने उस पर चर्चा किया। मैटर को रिजर्व रखा, सालों तक रिजर्व कोर्ट में रखा, नोटिस जारी नहीं किया, सरकार की ओपिनियन भी नहीं लिया कि भाई सरकार क्या चाहती है, कि ठीक है कि गलत है। जबकि लोकसभा में इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित हो गया था कि भाई इमरजेंसी गलत है। इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के द्वारा संविधान किया गया संविधान संशोधन भी गलत है। लेकिन नहीं, 50 पन्ने का जजमेंट पास कर दिया और दाएं बाएं लिखते लिखते उसको जस्टिफाई कर दिया कि नहीं अब तो 50 साल बीत चुके हैं, अब क्या होगा, अब कोई मतलब नहीं इस पर सुनवाई करने का। ऐसे दूसरा और उदाहरण देता हूं। कश्मीर में नरसंहार हुआ, PIL फाइल हुई कि भाई SIT की जांच होनी चाहिए। बोले अब इतना लंबा हो गया, अब क्या जरूरत है, अब तो छोड़ो। हालांकि उसके बाद कश्मीर में नरसंहार 1990 में हुआ था, सिखों का नरसंहार 1984 में हुआ था। कश्मीर में नरसंहार जो हुआ उसकी जो PIL फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उसके बाद सिखों के नरसंहार की PIL फाइल हुई SIT करने की, सुप्रीम कोर्ट ने SIT का आदेश दिया। ये हुआ है, मैं स्वागत करता हूं कि 84 में सिखों का नरसंहार हुआ, उस पर SIT बनी। लेकिन 1990 में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ क्यों खड़े कर दिए? ये चीजें हैं जो कहीं न कहीं सवाल खड़ा करती है। मैंने PIL फाइल किया कि मंदिरों को कंट्रोल किया जाए। मंदिर जो सरकार के हाथ में मंदिर कंट्रोल में, वो सरकार के कंट्रोल से बाहर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप हाई कोर्ट जाओ। पहले तो बोला इससे आपका क्या काम है, जो लोग अफेक्टेड। अरे साहब हमने कहा अफेक्टेड है, हमने कहा कोई एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, लाखों मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। तो इस कानून को मैंने चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाओ। मतलब ये हो रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही हेट स्पीच, मैंने PIL फाइल किया, अब जी हेट स्पीच को डिफाइन कर दो। भारत में खूब हेट स्पीच की बात होती है, हेट स्पीच। सच्चाई है कि किसी कानून में हेट स्पीच लिखा ही नहीं है। हेट स्पीच क्या होता कहीं डिफाइन नहीं। तो मैंने PIL फाइल किया कि हमने कहा काम करो, पहले आप हेट स्पीच को डिफाइन कर दो, जिससे जो सिलेक्टिव अप्रोच है खत्म हो जाएगी। वो PIL आज तक पेंडिंग हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक हेट स्पीच को डिफाइन करने के बारे में अपना कोई प्रयास नहीं किया। नूपुर शर्मा ने कुछ कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे आप तो देश को उबालना चाहती हैं, आप तो ये करना चाहती हैं, वो करना चाहती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में आए दिन सार्वजनिक टिप्पणियां की जाती हैं। भगवान राम कृष्ण परशुराम के बारे में आए दिन सार्वजनिक टिप्पणी की जाती है। हमारे वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में, हमारे रामायण के बारे में, हमें गीता के बारे में आए दिन सार्वजनिक टिप्पणियां की जाती हैं। आए दिन मनुस्मृति को जलाया जाता है। दुनिया भर की गलत व्याख्या कर करके लोग बोलते रहते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, उस पर कोई चिंता नहीं। एक आदमी कह रहा था सनातन डेंगू है, मलेरिया है, वो भी ठीक है। एक आदमी बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, वो भी विधायक बन के बैठा हुआ है। जलीकट्टू में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नहीं ये तो जानवरों पर हिंसा है, लेकिन बकरीद में जहां गला रेत रेत के काटा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता नहीं ये तो हिंसा नहीं, ये तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है।
इसी तरीके से दही हांडी में लोगों को लगता है नहीं है, लोगों के जीवन को खतरा है। वहीं दूसरी तरफ मुहर्रम में लोग छाती पीटते रहते हैं, खूब खून खराबा, खून भी निकलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट को लगता नहीं है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ऐसे ही सबरीमाला के में महिलाएं जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं किया कि भारत में ऐसी कितनी दरगाहें हैं जहां महिलाओं की इजाज़त नहीं है, भारत में इतने कितने चर्च हैं जहां महिलाओं की इजाज़त नहीं है जाने की। कहीं न कहीं जाने अनजाने मुझे भी कुछ भेदभाव दिखाई पड़ता है। कहीं न कहीं जाने अनजाने कुछ जज लुटियन क्लब के वकीलों के दबाव में रहते हैं, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि उनके बिहेवियर से लगता है। और जहाँ तक मेरे साथ है, मेरा तो बहुत मजाक उड़ाया गया, मुझे बहुत अपमानित किया गया। शायद मैंने पेशेंस नहीं खोया, अगर मैंने पेशेंस खोया होता शायद आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं करता। लेकिन मैं अपना, कहते नहीं, अपमान के घूंट पीता रहा। लोगों की मजाक मैं देख रहा था, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी मैं उनको चुपचाप बर्दाश्त करता रहा। कई बार मुझे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ दोहरा बर्ताव कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है, मुझे सुनने का टाइम नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ की पार्टी को सुनने का टाइम दे रहा है। लुटियन क्लब के वकीलों को 2-2 घंटे का टाइम देता है, मुझे 20 मिनट का टाइम भी नहीं दे रहा है। ये हुआ है मेरे साथ। मैंने एक PL फाइल की, एक भाई भारत में गुलामी के नाम हटाए जाए। वो जज साहब, जस्टिस जोसेफ थे, तो बोले आप तो देश को उबालना चाहते हैं। हमने कहा साहब मैं बाबर हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी के नाम हटाने की बात कर रहा हूँ, इस सब देश से क्या लेना देना। नहीं, बोले आप तो मुसलमानों के, ये तो मुस्लिम विरोधी हो गया। हमने कहा बाबर हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी का मुसलमानों से क्या लेना देना। यहाँ तो जो हिंदू थे उन्हीं को बाबर हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी ने मुसलमान बना दिया। कायदे से यहाँ के जो मुसलमान हैं उनके भी वो विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने मार मार के और तलवार के दम पे कन्वर्ट कराया। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जहाँ पे कहीं कहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं कहीं दोहरा रवैया अपना लेता है। SIR के मामले की बात मैं कर रहा हूँ। SIR मेरी PIL है, पूरे देश भर में SIR होनी चाहिए, और करीब 1 दर्जन से ज़्यादा है कि नहीं SIR नहीं होना चाहिए। उनको जितना टाइम मिलता है हमको टाइम नहीं मिलता, ये कड़वी सच्चाई है। जितना उनको टाइम मिलता है तो या तो उनसे परेशान डरते हैं, या उनका ऑरा इतना तगड़ा है कि वो भूतपूर्व कानून मंत्री हैं, भूतपूर्व गृह मंत्री हैं, भूतपूर्व वित्त मंत्री हैं, भूतपूर्व विदेश मंत्री हैं, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हैं, या कहीं के सांसद हैं, कहीं के विधायक हैं। तो ये या तो उसकी वजह से कुछ परेशान, मतलब कहीं ना कहीं दबाव बनता है, जो भी बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हमको भी लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो लुटियन क्लब के वकील हैं उनके दबाव में आ जाता है। कुछ जज, सब नहीं, कुछ एक जज दबाव में आ जाते हैं। कुछ एक जज कहीं ना कहीं थोड़े भेदभाव भी करते हैं। अब वो भेदभाव क्यों करते हैं, या तो उनकी पढ़ाई लिखाई ऐसी हुई है, उनकी परवरिश ऐसी हुई है, उनको लगता है कि नहीं ये ठीक है, जो भी है मुझे नहीं पता। बाकी मैंने अपनी बात बता दिया, निर्णय आप करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे पूरे देश के लोग अपनी राय इस पे दे सकें।